बेहद, रुक जाओ रुक जाओ, बहुत प्रसन्नता हो रही है आपके बीच आके। मैं पूछ रहा था कि क्या संचालन सुधीर जी के उसमें मेरा नाम तो नहीं ले दिया, मुझे, मैं सुन नहीं पा रहा था। राजपाल जी के बगल में बैठ के मुझे अच्छा लग रहा था। चौधरी राजपाल जी की अध्यक्षता में आज बैठक हो रही है और इनके मार्गदर्शन में गांव के लोगों ने एक बहुत सामाजिक कार्य किया, जिस कार्य के साथ सबकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। और इस कार्यक्रम में मुझे शामिल होने के लिए, शरीक होने के लिए आपने न्योता दिया, बहुत प्यार के साथ स्वागत किया, सुंदर मंच आपने सजो के रखा। मैं सभी यहाँ उपस्थित युवा शक्ति को, क्योंकि युवा ही कर्णधार हैं, ख़ास तौर से इस आयोजन में जिस भावना के साथ आपने, पावन पवित्र भावनाएं आपके दिल में हैं, मैं आपके चेहरे की मुस्कुराहट भी देख रहा हूँ, आपके जज्बात भी देख रहा हूँ और आपके उत्साह को पूरा क्षेत्र देख रहा है। मैं आपको दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। राजपाल जी से बैठ के मैं बातचीत कर रहा था, मुझे चैन मिल रहा था। इनका जन्म और चौधरी अजीत सिंह जी का जन्म एक ही वर्ष में फरवरी के महीने में हुआ। बातचीत चल रही थी, मैं पूछ रहा था किसानों का क्या हाल है, कह रहे थे हाल ठीक नहीं है। वही किसान की हालत वैसे ही रहती है, कभी भी पूछ लो। किसान की हालत कहीं भी आप पूछोगे तो जवाब में यही बताएगा किसान, जो खुद किसानी कर रहा है, देख रहा है कि तंगी है जी, क्योंकि लागत बढ़ रही है, भाव, मंडी, व्यापार, ये भाव निर्धारण करने की जो प्रक्रिया है उसमें एक साधारण किसान कुछ कर नहीं पाता और मार्केट की व्यवस्थाएं, व्यापार में उसकी दखलंदाजी बहुत कम है। किसान संगठित भी नहीं है, किसान इस स्थिति में नहीं है कि वो कोई जोखिम भी ले ले। कैसे कैसे जो है पूंजी करके पूरे घर को लगा के, परिवार को लगा के वो खेती कर रहे हैं, क्योंकि और कोई शायद चारा भी नहीं। तो मैं उनकी भावना समझ रहा था। मैं बैठे बैठ के थोड़ा मुझे सीखने को भी मिलता है। अलग अलग फसलों की बातचीत हुई और क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी का आज हम लोग जश्न मना रहे हैं, उनकी स्मृति में आज ये पूरा आयोजन हो रहा है। ये कोई एक साधारण राजनीतिक बैठक नहीं है, चुनाव का कोई मसला नहीं है। मैं समझ रहा हूं सुखबुगाहट तो शुरू हो गई, त्यागी जी ने यहाँ चर्चा छेड़ दी, मोंटी की मुस्कुराहट भी बहुत कुछ बता रही है, लेकिन आज का मुख्य विषय चुनाव नहीं। चुनाव की तैयारियां वो आप लोग करोगे, हर गांव में जाना पड़ेगा, टोलियां बनानी पड़ेंगी, सहयोगियों को समझाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जो आपके साथ नहीं है उनको जाके बात समझानी पड़ेगी। वो अपनी एक अलग एक प्रक्रिया होती, व्यवस्था होती है। मैं नहीं जानता चुनाव कैसे लड़े जाते हैं। चौधरी अजीत सिंह जी भी चुनाव की घड़ी में जाते थे, यही कहते थे। चौधरी चरण सिंह जी भी यही कहते थे, पार्टी आपकी है, आप जैसा करोगे ठीक करोगे। त्यागी जी ने कहा कि जयंत जी को ताकत देनी है, मुझे भरपूर ताकत आप दे चुके और मैं ये समझता हूं कि मेरी ताकत सामाजिक है। अगर मैं अध्ययन, सोच विचार करूंगा, चौधरी चरण सिंह जी को जितना पढ़ूंगा, समझने की कोशिश करूंगा, वो वैचारिक ताकत है। किसी राजनीतिक पद से, मंत्री के हैसियत से मेरे 10 विधायक और आ जाएं, 4 MP और आ जाएं और घट जाएं, मैं उस बात को इतनी वरीयता नहीं देता हूं। ईमानदारी से कह रहा हूं। पार्टी के लोग भले मायूस हो लाख बार, चूंकि मैं राजनीतिक दल का अध्यक्ष भी हूं, मेरी कोशिश भी रहती है कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनकी समस्याओं का निराकरण हो, उनका सम्मान हो, उनको अच्छे अवसर मिलें। मैं तो चाहूंगा हमारी यहाँ फौज बढ़े। उत्तराखंड में हमारी संख्या नहीं है लोकदल की, मैं चाहूंगा हमारी यहाँ विधानसभा में हमारी संख्या बनेगी तो यहाँ अपने आप आपकी समस्याओं के लिए आप लोग जो इतने जागरूक हो, इतने मजबूत हो, अभी बिना किसी विधायक के मैं समझता हूं कि चौधरी चरण सिंह वादी को कोई रोक नहीं सकता। आप किसी अफसर के पास जाओगे
और तर्क दोगे, अपनी बात समझाओगे, चूंकि आप व्यक्तिगत विषय अलग होते हैं, लेकिन किसी भी सामाजिक विषय को लेकर अगर हमारे इस गांव के हरजौली जट के नौजवान कुछ तय करेंगे, कुछ फैसला करेंगे, तो लेके रहेंगे। मैं तो ये मानता हूं आपकी भी ताकत कोई पद हो या ना हो उससे नहीं है, लेकिन हम लोगों को मिलकर प्रयास भी करना होता है कि संख्या बढ़ेगी, राजनीति मजबूत होगी तो किसानों की बात, किसानों की सुनवाई होगी। आपने यहाँ एक प्रस्ताव पारित किया कि मुझे हर महीने आते रहना चाहिए, और आप मुझे बहाना देते रहोगे, मैं आता रहूँगा। वैसे भी आप लोग जानते हो मेरा तो ननिहाल यहीं माना जाएगा, क्योंकि देहरादून हर वर्ष हम लोग जाते थे छुट्टी में, और गर्मी की छुट्टी में वहाँ लीची खाते थे, बाग था नाना जी के घर में, वो सब यादें मुझे याद हैं। तो देहरादून भी हमारी संख्या बढ़े, वहाँ भी मुझे जाने का बहाना मिल जाए दोबारा, और हरजौली जोट और मंगलोर इस बड़े व्यापक क्षेत्र में किसानों के बीच आने का अवसर मिले। खेती की हम बात करें, आधुनिकीकरण का प्रभाव हर क्षेत्र में, आपको भी नई चीजें भी करनी पड़ेंगी। आप देख रहे हो कि सड़क के जाल में कैसे कैसे तेजी से तरक्की हो रही है, विस्तार हो रहा है। अब दिल्ली आपके दूर नहीं है, और जो दिल्ली आपके दूर नहीं है तो दिल्ली का एक बड़ा मार्केट है। जो चीज़ विदेश से चीज़ आती हैं वो लोग खाना पसंद करते हैं, नए नए फल, अलग अलग तरह की सब्जियां खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ सिर्फ मूंजी, धान, गेहूँ, इससे भी अलग जो एक बड़ी दुनिया है हॉर्टिकल्चर की, बागबानी की, वहाँ अपार संभावनाएं किसानों की। लेकिन वहाँ आपको पूंजी निवेश भी करनी पड़ेगी, आपको जोखिम भी लेना पड़ेगा, क्योंकि किसान एक दूसरे को देख के ही सीखते हैं। कोई नवीन काम करने से पहले लाख बार किसान सोचता है। बड़ी जमीनें किसी के पास नहीं है, वो सोचता है कर भी लूंगा तो बेचूंगा कहाँ। बताओ यही बात है कि नहीं? इसलिए जो गांव में फसल लग रही है वही सब वही कर देते हैं, भेड़ चाल है। लेकिन आप भारत की स्थिति आप देखिए क्या हो रही है। विश्व व्यापार में, विश्व पटल में आज जो विकसित देश हैं, हर एक देश आज भारत से अच्छे संबंध चाहते हैं। वह चाहते हैं हम अपने मंडियों के द्वार खोलें, और वे अपने दरवाजे भी खोल रहे हैं। यूरोप में औसत आबादी जो है वो उनकी एज काफ़ी ज़्यादा है, हमारे यहाँ 28 वर्ष है, वो भी पुराने सेंसस के मुताबिक जो आंकड़े हैं 28 वर्ष मीडियन एज भारत की। हमारी देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा 35 वर्ष से कम उम्र का है। तो यूरोप में उनको हर कार्य क्षेत्र में कामगार चाहिए। वहाँ के देश के प्रतिनिधि, देश के मंत्री, उनका नेतृत्व, जब भी मुझे अवसर मिलता है भारत सरकार के प्रतिनिधि मंडल के तौर पे कोई बैठक होती है, वार्ता होती है, तो उस बात पे वो बल देते हैं कि हम चाहते हैं कि भारत का प्रशिक्षित युवा, यहाँ की हमारी शिक्षित बच्चियाँ हमारे यहाँ आए और उनके लिए बेहतरीन अवसर हम दे सकते हैं। ऐसी सोच भारत के युवा के प्रतिभा और उनके अनुशासन, उनकी कार्यशैली को लेकर ऐसी एक सोच दुनिया में बन रही। और व्यापार के संबंध में आपको पता है, हालांकि अभी थोड़ा जल्द है, अभी लोगों को समझ नहीं है, बहुत चीज़ें धीमे धीमे परिणाम आने शुरू होंगे तो पता लगेंगे। लेकिन व्यापार के क्षेत्र में बड़े बड़े करार भारत सरकार के और दूसरे देशों के बीच हुए। यूरोप के सबसे पहले 4 देशों के साथ हमने टेपा एग्रीमेंट किया, और शायद विश्व में एकमात्र उदाहरण है कि व्यापार में तो करार होता है, समझौता होता है, उसमें जिक्र निवेश का भी है। उसमें कमिटमेंट दिया उन्होंने कि 15 साल में $100 बिलियन भारत में, वहां 4 देशों की कंपनियां निवेश करेंगी। जब वो निवेश करेंगी तो कारखाने भी लगेंगे, पूरी एंड टू एंड वो उनके जो उपज हैं, जो चीज वो बनाते हैं, उसकी प्रौद्योगिकी यहां विकसित होगी। उन लोगों को नौकरियां मिलेंगी, भारत के जो शिक्षित हैं, प्रशिक्षित हैं, उनको अवसर मिलेगा। और पहली बार है कि व्यापार के करार में एक शर्त ये रखी गई है, और उन्होंने भारत की वो शर्त मानी
कि हम सिर्फ निवेश नहीं करेंगे, 15 वर्ष में 10 लाख रोजगार भी पैदा करेंगे और कौशल विकास पे भी हम लोग ध्यान देंगे। अब उनको कोई आवश्यकता नहीं थी क्या? आवश्यकता उनको भी आवश्यकता है। पसीने से क्या फर्क पड़ रहा है? उनको आवश्यकता यूं है कि जब वो नई टेक्नोलॉजी, हाई एंड टेक्नोलॉजी की चीजों को यहां लाएंगे तो यहां अभी कामगार को पता ही नहीं कि उन मशीनों पे कैसे काम करना है, इसलिए उनको कौशल विकास पे बल देना ही होगा। लेकिन पहली बार हो रहा है, ये भारत की उभरती तस्वीर का एक जीता जाता उदाहरण है। अब मैं इसकी जिक्र यहां क्यों कर रहा हूं? यहां खेत खलियान के बीच हम लोग बैठे हैं, गांव के परिवेश में क्या मायने हैं, आप पे क्या फर्क पड़ेगा? खेती कर रहा किसान मुझसे पूछ सकता है, जी हमें क्या मतलब यूरोप से? मतलब इसलिए है कि यहां आप जो आम बना रहे हो, वो आम आप वहां आपका आम कैसे पहुंचे और उसकी वैल्यू जो है, जो असल दाम है, आपको भी मालूम है, जिस दाम पे किसान बेचता है, दिल्ली मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में पहुंचते पहुंचते वही चीज कई गुना महंगी हो जाती है। तो व्यापार को तो समझना पड़ेगा। किसान का गणित, किसान को अपना गणित मजबूत करना पड़ेगा, इसमें कोई चारा नहीं। किसान कभी हिसाब नहीं लगाता, किसान मेहनत करता है, खूब मेहनत करा लो, धूप में, सर्दी में, रात में, सुबह सुबह, उसका कोई दिन रात नहीं, सारे मौसम एक जैसे हैं, हर वातावरण में काम करना जानता है वो भारत का किसान। लेकिन उसे हिसाब भी लगाना पड़ेगा। आखिरकार ये जो जवाब हमें मिलता है, देश के सभी कोनों में आप जाके देखेंगे और किसान से पूछेंगे कि बता तेरा हाल क्या है, और जवाब मिलता है कि हम परेशानी झेल रहे हैं। जब तक भारत में इस जवाब को हम परिवर्तित नहीं करेंगे, ये भारत देश हमारा विकसित नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। चौधरी चरण सिंह जी की यही आर्थिक दर्पण और नीति थी और यही उनका प्रयास था। आखिरी वक्त तक उनकी यही कोशिश थी। उनके हाथ में आपने कलम दी, ताकत दी, उनकी बातों को समझा, माना, अपनाया और समय समय पे आप साधते भी थे। कमजोरियां भी आपने देखी। लंबे राजनीतिक जीवन में उतार चढ़ाव होता ही है। हर चीज पे उनका एक पैमाना सोचने का था कि मेरे इस फैसले से गांव देहात में कामगार का, मजदूर का, किसान का, बुनकर का फायदा होगा कि नहीं। एक ही पैमाना उनका हर चीज में सोचने का। वो चाहे वित्त मंत्री भारत सरकार में रहे हो, मैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जब तेलंगाना नहीं बना था तो क्योंकि चौधरी अजीत सिंह जी हिमायती थे छोटे प्रदेशों, और वहां बाद में मुख्यमंत्री बने केसीआर, और चौधरी अजीत सिंह जी ने एक राष्ट्रीय स्तर का एक संगठन भी बनाया, तो वहां बैठक होती थी। और जब मैं वहां जाता था तो वहां के किसान बताते थे कि तंबाकू पे, किसानों पे जो टैक्स था वो भी उससे छुटकारा चौधरी चरण सिंह ने दिलाया। कितने उदाहरण दोगे? ऋण नहीं मिलता था, कोई व्यवस्था नहीं थी, बड़े खातेदारों को ही पूंजी मिलती थी, और पूंजी है नहीं तो पूंजी बनाओगे कहां से, लगाओगे कैसे, निवेश कैसे करोगे, आधुनिकीकरण कैसे करोगे। खेती में भी तरक्की लाने के लिए, घर गृहस्थी चलाने के लिए व्यवस्थित आपको कर्ज मिल सके, उसके लिए समय समय पे चौधरी चरण सिंह जी के प्रयास थे और उन्होंने समिति बनाई, समिति ने फैसला लिया, उसके पश्चात नाबार्ड का निर्माण हुआ। पहली बार देश के बजट में, अब तो व्यवस्था बहुत बदल गई, अब तो घर घर में चीजें हैं, बिजली के जो है कनेक्शन आ गए। एक समय था कि बहुत दुर्लभ व्यवस्था थी। पहली बार राष्ट्रीय देश के बजट में यह प्रावधान उन्होंने किया कि 25,000 गांवों का भारत सरकार विद्युतीकरण कराएगी। गांव का जिक्र उस दस्तावेज में होता ही नहीं था, वहां लोगों की नजर ही नहीं जाती थी। नीति निर्धारक उनकी सोच कुछ और थी और देश की वास्तविकता कुछ और थी। चौधरी चरण सिंह जी इस देश के नब्ज को समझते थे, टटोलते थे, जानते थे, और उनकी कोशिश थी
मुख्य धारा में आज अगर किसान की कोई बात कर रहा है तो शुरुआत उसकी जड़ें वहां है। 1967 में आपके चीनी नियंत्रण का एक आदेश है जो संचालित करता है आपके मिलों के प्रबंधन को, आपके खांडसारी को, क्योंकि गन्ने की बड़ी यहां पैदावार चर्चा रहती है। आपको मालूम है कि 1978 में चौधरी चरण सिंह जी के मार्गदर्शन में उसमें एक संशोधन हुआ, और संशोधन क्या था कि 14 दिन में भुगतान होगा, और 14 दिन में भुगतान यदि नहीं होगा तो 15% ब्याज मिलेगा किसानों को। उससे पहले प्रावधान नहीं था। वो भी चौधरी चरण सिंह जी की सोच थी। और ये बात मैं यहां इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो बुद्धिजीवी हैं, अब तो चैट जीपीटी भी हमारे गांव के नौजवान देख लेते हैं। बहुत होशियार समझदार लोग हैं, सर्विस में यहां गांव के बहुत लोग हैं। मैं रास्ते में गांव में निकल के आ रहा था, एक नौजवान साथ में खड़ा था। मैंने पूछा क्या करते हो? मैं कहा रेलवे में नौकरी करता हूं, लोकोमोटिव चलाता हूं। तो ट्रैक्टर भी यहां गांव के बच्चे चला रहे हैं और ट्रेन भी चला रहे हैं, देश चला रहे हैं हरजौली जट के नौजवान। तो इनमें सामर्थ्य है, इसलिए मैं बात को कह रहा हूं, छूना चाहता हूं कि अभी पढ़ लो, अभी भी आपके पास 1 महीने का समय है। भारत सरकार उसी चीनी नियंत्रण आदेश को, उसमें परिवर्तन के लिए एक बड़ा मसौदा लेके आई है। यहाँ जो खेती को भी जानते हैं और नीति को भी समझते हैं, जो कलम भी पकड़ते हैं और हल भी चलाना जानते हैं, ऐसे बुद्धिजीवियों को मैं कहना चाहता हूं कि उसको जरूर पढ़ लें। किसानों के लिए फायदे की होगी। कई चीज़ें उसमें प्राविधान जो मेरे समझ से हैं अच्छे हैं। अगर कोई कमी हो तो वो सुझाव भी आप मुझे दीजिएगा, और हम लोग भारत सरकार में बैठे ही इसलिए हैं कि किसानों की बात वहां रखी जाए। मैं आपको वादा करता हूं, और मुझे अच्छा भी लगेगा कि यहां, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि कानून बनते हैं वैक्यूम में, नीति पॉलिसी बनती है और लोगों को पता ही नहीं रहता। मैं मंत्री हूं तो मैं अधिकारियों की बैठक लेता रहता हूं, और कभी कभी हंसी मजाक में उनकी खिंचाई भी करता हूं। तो मैं कहता हूं तुम लोग जानबूझ के योजना ऐसी बनाते हो ना कि जिसके लिए योजना बना रहे हो उसी को पता ना लग पाए कि उसके लिए बन रही है। और वो हंसते तो हैं, लेकिन उन्हें भी मालूम है कि देश की अफसरशाही को भी समझना होगा। अगर मेरिट होगा तो काम मिलेगा। सिर्फ सीनियोरिटी के बल पे आपके हाथ में कलम आ जाती है। इस व्यवस्था में भी व्यापक रूप से सुधार लाने की जरूरत है। राजनीतिक क्षेत्र में तो हर 5 साल में हम लोग इम्तिहान दे ही देते हैं। अब ये तो उतारू हो रहा है। आपने सरवट जी को देखा करीब से, इन्हें भी खूब मौके मिलेंगे, मैं जानता हूं, मुझे विश्वास है। आप अपना प्रेम बना के रखोगे और मेहनत करेगा। वैसे मॉन्टी मिलियन के नाम से मैंने जानता हूं, मीरापुर के मोड़ पे फेमस था, वो आगे चला गया और बिजनौर जाते हुए वहीं लोग रुकते थे पहले। मॉन्टी मिलियन, हाँ मीरापुर मोड़ पे। यहाँ के सारे ढाबों को जानता हूं मैं, पश्चिमी यूपी के। उसमें आनंद आता है, जीवन के सारे रंग। तो मुझे खुशी है कि चौधरी चरण सिंह जी को लेके आपने काम किया। मूर्ति लगाई जाती है तो एक जिज्ञासा पैदा होती है। हमारे टोपी और पगड़ी पहनने वाले लोग, जो पुराने लोग हैं, वो तो साथ चले थे चौधरी साहब के, वो जानते हैं हर चीज़, हर बारीकी को समझते हैं। लेकिन जो नई पीढ़ी है, और सही बात यह है कि आज ये जो चीज़ है इसकी कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी। एक तो एक दूसरे को एक दूसरे से जोड़ती है और एक दूसरे को एक दूसरे से काटती भी है। आप सामने वाले पे ध्यान नहीं देते हो, कोई कनाडा में बैठा है उसकी बात यहाँ सुन रहे हो। तो दोनों ही चीज़ हैं। सामाजिकता भी कमज़ोर हो रही है और सामाजिक ताना बाना भी, उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन इसे इनकार नहीं किया जा सकता, ये टेक्नोलॉजी है। जितना जल्दी इसको समझोगे, प्रयोग करोगे। चौधरी अजीत सिंह जी, राजपाल जी आपके ही उम्र के होते हो आज, मुझे याद है। हाँ चौधरी साहब, वो भी मुझसे ज़्यादा तेज़ व्हाट्सएप चला लेते थे। तो नई चीज़ें आती हैं, नई चीज़ें हमें सीखनी ही पड़ेंगी। और मैं किसानों को भी ये हिदायत दूंगा। आपको पता है टेक्निक बदल रही है। अब जो है डायरेक्ट सीडिंग, जो है रोपाई ना करके सीधा आप धान की जो बिजाई करेंगे तो उसमें आपके
खरपतवार तो आता है लेकिन पानी का प्रयोग 30-35% कम, लागत कम। इस प्रकार की टेक्निक को किसान को अपनाना पड़ेगा। किसानों के बीच कार्यशालाएं लगें। कृषि विज्ञान केंद्र का नेटवर्क जो चौधरी अजीत सिंह जी ने कृषि मंत्री होते बनवाया पूरे देश में, वहाँ जो वैज्ञानिक हैं वो सिर्फ लैब में ना काम करें, वो खेत में आके उस चीज़ को लाएं। पीछे आईआईटी, यही आईआईटी रुड़की है जिसका आप देखते हो कितना सकारात्मक है, उसका एक प्रभाव है। हम चाहते हैं कि आईआईटी सिर्फ आईआईटीएंस के लिए नहीं रहे, शिक्षण संस्थान के दरवाजे समाज के लिए भी खुले होने चाहिए। जिन क्षेत्र में इन संस्थाओं का संचालन है, जिस क्षेत्र में ये संस्थाएं स्थापित हैं, जहां के लोगों ने अपनी जमीन दी, एक एक ईंट लगाई, आज उनके सुख और दुख में और उनकी रखवाली के लिए इन संस्थाओं की बड़ी भूमिका होती है। बीते दिनों सरदार पटेल जो उत्तर प्रदेश मेरठ में कृषि विश्वविद्यालय है, उनका और आईआईटी रोपर का हमने करार करवाया कि आईआईटी रोपर एआई इन एग्रीकल्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर पे काम कर रही है। जो मैं समझाना चाह रहा था कि आज सेंसर का भी बड़ा काम है, कितनी नमी है, कोई रोग तो नहीं आ रहा, एक तस्वीर के माध्यम से किसान उसको देख के टूल है कि आपको एक सजग जानकारी मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ों को अपनाना पड़ेगा। आईआईटी रोपर कृषि विश्वविद्यालय के साथ काम कर सकता है। अगर आईआईटी जैसी संस्था किसानों के बीच जा सकती है तो आईआईटी रुड़की में भी इस प्रकार के कार्यक्रम संचालित हों। मेरी कोशिश रहेगी आने वाले दिनों में, क्योंकि मैं शिक्षा मंत्री हूं, हालांकि मैं स्कूल विभाग को देखता हूं, मैं बात करूंगा। भारत सरकार की नीति भी है कि एक फैलाव हो, संस्थाओं को आपस में तालमेल और समन्वय बनाने की आवश्यकता है। मैं 5 साल मथुरा से सांसद था और मुझे अफसोस इस बात का होता है, मैं सार्वजनिक तौर पे इस बात को कह चुका हूं, मैं स्कूलों में गया, मथुरा में पंचायतों में गया, इस प्रकार के कई कार्यक्रमों में गया। मेरी कोशिश थी घर घर में किसानों के बीच में जाता रहूं। कभी मैं सरकारी आईटीआई में नहीं गया। मुझे नहीं मालूम था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे वही मंत्रालय मिलेगा। और मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि कौशल विकास इतना जरूरी है, इतना महत्वपूर्ण है, इसके महत्व को देश में पहली बार और किसी ने नहीं, चौधरी चरण सिंह जी ने पहचाना था। और पहली कौशल विकास योजना जिसे आज ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम पे, एनआरएलएम के नाम पे आप जानते हैं, वो ट्राइसेम योजना उन्होंने 1978 में चालू करी थी। कौशल विकास ग्रामीण युवाओं को, भूमिहीन मजदूरों को काम कैसे मिले, जो कुटीर उद्योग हैं उनमें काम नौकरी कैसे मिल सके, उनको प्रशिक्षित करने के लिए साल में हर साल लाखों गांव और देहात के नौजवानों को प्रशिक्षित करने की उस समय 1978 में वो योजना लाए। मुझे अफसोस है किसी अधिकारी ने, जब मैं एमपी था, मुझे नहीं कहा कि जरा ये सरकारी संस्थान है, ये शिक्षण संस्थान है। जिस तरह से आप अच्छे सीबीएसई की स्कूलों को जानते हो, आईआईटी को जानते हो, पॉलिटेक्निक को भी जानते हो, आईटीआई में क्यों नहीं, हम लोगों की नज़र क्यों नहीं जाती। मैं मंत्री बना हूं और मैंने क्या देखा, सरकारी आईटीआई में तो फिर भी स्थिति बेहतर थी। 14,500 देश में आईटीआई और उसमें लगभग आधी सीट खाली जा रही हैं। जब ये आईटीआई बनी थी 40-50 साल पहले, जब स्थापित हो रही थी, तो एक आकर्षण था। उस समय एक धारणा बनी थी कि ये वो सर्टिफिकेट है, कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हमें नौकरी मिल सकती है। और सिफारिश भी लोग लगाते थे कि हमें आईटीआई में एडमिशन दिलवा दो। याद है, आईटीआई में भी एडमिशन की सिफारिश मिलती थी। आज वो सीट खाली जा रही हैं सरकारों की अनदेखी के कारण, और समाज में सहभागिता कमजोर हो रही है। आप लोगों की नजर, अभिभावकों की नजर वहां नहीं है, इसलिए उद्योग को विश्वास नहीं है कि ये बच्चे अच्छे हैं, प्रशिक्षित हैं, इनको नौकरी मिलनी चाहिए। और इसलिए बच्चों को विश्वास नहीं है कि हमें ये सीखने का मौका मिल रहा है, हमें सीखना चाहिए। तो उस कारण से पूरी एक कमजोर कड़ी के कारण पूरी श्रृंखला हमारी अर्थव्यवस्था की बेहद कमजोर हो रही है। उद्योग जगत के लोग आते कहते हमें लोग नहीं मिल रहे जी, और लोग नौकरी चाहते हैं। आज यहां रोजगार मेला आप करोगे, यहीं हरजौली जट में अगर रोजगार मेला का आयोजन होगा, मैं दावे के साथ कहता हूं 10 गुना ज्यादा भीड़ यहां होगी। लबालब लोग आएंगे, नौजवान, क्योंकि उन्हें अवसर नहीं मिलता।
नौजवानों को जानकारियां नहीं मिलती कहां से हमें नौकरी मिलेगी। अच्छी अच्छी शिक्षा के बाद भी वापस लौट के खेती कर रहे हैं बच्चे। एमबीए करने के बाद 4th क्लास की नौकरी निकलती है। आप देखते हो चंद हजारों की भर्तियों के लिए लाखों करोड़ों आवेदन होते हैं, क्योंकि धारणा अभी भी लोगों के अंदर है कि सरकारी नौकरी सेफ है, और ये धारणा भी लोगों के अंदर है कि सरकारी नौकरी में खूब काम चोरी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ, ये थिंकिंग है। इस सोच को भी बदलना पड़ेगा। अच्छी व्यवस्था चाहते हो, अच्छी सरकार चाहते हो, अच्छे अफसर चाहते हो, अच्छे नेता चाहते हो, अच्छी राजनीति, स्वच्छ राजनीति चाहते हो, चौधरी चरण सिंह जी वाली कि जो कह दिया वो करके दिखाया, तो इन सारी बारीकियों में जाना पड़ेगा। हमें अपनी सोच में भी परिवर्तन लाना, और इसलिए मुझे खुशी है पहली बार 60,000 करोड़ रुपए की एक योजना का निर्माण हम लोगों ने किया है, जिसमें उद्योग को 10,000 करोड़ रुपए देने हैं। उद्योग जगत के लोग ये नहीं कह सकते कि हमें नहीं मालूम आईटीआई में क्या हो रहा है। हम उनको निमंत्रण दे रहे हैं, सरकार पैसा दे रही है, और उनको भी कह रहे हैं तुम भी निवेश करो और तुम यहाँ कार्यक्रम बनाओ, यहाँ के टीचर की नियुक्ति हो, यहाँ अच्छे जो है संचालक हो, अच्छा कार्यक्रम चले, अनुशासन हो, और बच्चों को बाद में नौकरी भी मिल सके। इस व्यवस्था के निर्माण में उद्योग जगत के लिए हमने दरवाजे आईटीआई के खोले। पहली बार 60,000 करोड़ रुपए उस आईटीआई में निवेश हो रहा है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बड़ी चीज है। जितना आप यूथ पे ध्यान देंगे, जितना आप गांवों के क्षेत्र में खेल की व्यवस्थाओं का निर्माण करेंगे, जितना आप शिक्षा की अच्छी पद्धति से इस युवा पीढ़ी को जोड़ पाएंगे, ये वो निवेश है जो सीधा परिणाम नहीं देता। ये चुनावी परिणाम और ये निवेश दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि ये एकदम दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन आज स्कूल की भी तस्वीर बदली जा रही है, निवेश के कारण, सरकार के ध्यान के कारण, योजना और नीति के कारण। और पहली बार सरकारी आईटीआई में एक बड़ा निवेश होने जा रहा है, जिसका परिणाम 5 नहीं शायद 10 साल में समाज को दिखाई देगा कि ये सही बात है। क्योंकि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत लोगों का काम खराब कर देगी। अकाउंटेंट की शायद जरूरत ना पड़े, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की शायद जरूरत ना पड़े, आपके कंसल्टेंट की जरूरत ना पड़े, मैनेजमेंट कंसल्टेंट अच्छा सूट टाई पहन के जाते हैं, इतने बैंकर की भी शायद जरूरत ना पड़े। आपको सिर्फ मोबाइल फोन और एआई की टेक्नोलॉजी समझनी है, उस विधि को पहचानना है। इतनी बड़ी ताकत इस टेक्नोलॉजी में है। लेकिन किसान का काम किसान को करना पड़ेगा। प्लम्बर का काम, इलेक्ट्रिशियन का काम, हॉस्पिटैलिटी का काम, होटल में नौकरी, जो लोगों के नजर में होता है कि ये तो छोटा काम है, ये बहुत ताकतवर काम सिद्ध होने जा रहा है, क्योंकि ये काम आबाद रहेगा। चौधरी अजीत सिंह जी कहते थे, कभी कभी हमारी पार्टी का कोई कार्यकर्ता आ जाता था और कहता था, टूटी हो जाती है, गलती हो जाती है, कहते थे जी मैं फलाने जाति से हूं, हमारी बड़ी छोटी जाति है साहब। और चौधरी साहब टोक के डांट के कहते थे, कोई छोटा ऊंच नीच समाज में नहीं होता, कोई छोटी जाति नहीं होती। तुम ये कह सकते हो तुम्हारी संख्या कम है, लेकिन ऊंच नीच नहीं है। ये चौधरी अजीत सिंह जी के सोच के अंदर था, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी के, उनके परिवार के पालन पोषण के, व्यवहार में, उनके घर में, संस्कृति में, खून में, जज्बातों में ये चीज ओतप्रोत। और इसी निगाह से दुनिया को देखना मुझे चौधरी अजीत सिंह जी ने सिखाया। आज मैं आपको कह रहा हूं कि कोई काम छोटा नहीं है। हमारी नजर में खोट हो सकती है, हम उस अपनी नजर को बदलें, उसका सम्मान करें। जो कामगार है, जो कारीगर है, जो काम हाथ से कर रहा है, उसके हाथ के हुनर को पहचानने की जरूरत है। हमने उसको कभी वरीयता नहीं दी। मैं पूछना चाहता हूं, देश में हर गांव में आपको वो लोग मिल जाएंगे जो कामगार हैं, लोहार है, सुनार है। इससे पहले किसी सरकार ने नहीं सोचा कि उनकी आजीविका पे हमें ध्यान देना है। विश्वकर्मा योजना राष्ट्रीय स्तर की योजना है, कौशल विकास मंत्रालय उसको संचालित करता है, उनकी ट्रेनिंग कराता है। पहली बार 18 वो काम जो हर गांव में होते हैं, चाहे कोस्ट लाइन में जुड़ा इलाका हो, चाहे उत्तर भारत का जुड़ा इलाका हो, पूरब हो, पश्चिम हो, हर गांव की वो लगभग वही तस्वीर है, वही पुराने परंपरागत काम है जिनमें लोग पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते आए।
उनके हुनर को लोग तो जानते हैं क्योंकि उनसे जाके लोग खरीदते हैं, लेकिन कभी सरकारी योजना में उनकी गिनती नहीं होती थी और उनके काम का सम्मान नहीं होता था। उनको आगे बढ़ाने के लिए, मार्केट से जोड़ने के लिए आज बिना कोलेट्रल के उनको लोन मिल सकता है। जिनको पीएम विश्वकर्मा योजना में ट्रेनिंग मिली है, अब वो अपना काम स्थापित कर सकते हैं एक उद्यमी के तौर पे। जो चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि देश में सारी बड़ी बड़ी चीज जो है, छोटी चीज से लेकर बड़ी चीज टाटा बिरला ही बनाएंगे, तो जो खेती पे या कृषि पे आधारित जो उद्योग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में जहां नौकरियां मिल सकती हैं, वो उद्योग ठप हो जाएंगे। तो वो चौधरी साहब की सोच ही कुछ और अलग थी। मैं मानता हूं कि इस योजना में भी चौधरी चरण सिंह जी की उस सोच की झलक मुझे दिखाई देती है। मैं आपको फिर, बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन अब चौधरी साहब का टॉपिक ही इतना बड़ा विशाल है, इतनी सारी चीजें हैं कि एक के बाद एक निकलता रहता है, लेकिन मैं अपनों के बीच हूं, यहां मुझे वो बातों को कहने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि एक मिशन के तौर पे हमें काम करना। ये 23 दिसंबर 2026 जो किसान दिवस के तौर पे आप मनाते हो, आपने एक सुंदर मूर्ति का निर्माण यहाँ गांव में किया है, और मैं चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को भी बताओ कि चौधरी साहब क्या थे, तुम्हारा इतिहास, ये तुम्हारे अतीत, गौरवशाली अतीत का श्रृंगार है बच्चों, जो तुम्हारे भविष्य में तुम्हें प्रेरणा दे पाएगा, भविष्य के रंगों को सजोगा। लेकिन ये आपका गौरवशाली अतीत है, ये आपके लोग हैं, ये शिक्षा हमें बच्चों को देनी होगी। इस वर्ष चौधरी चरण सिंह जी की 125वीं जो है जन्म जयंती है, और मेरी कोशिश है कि भारत सरकार तो धूमधाम से मनाएगी, लेकिन कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये जन जन का कार्यक्रम होना चाहिए। चौधरी चरण सिंह जी चाहते थे जलवायु परिवर्तन, उस समय तो चर्चा नहीं थी, लेकिन जितने बागबानी आप देखते हो उस पूरे इलाके में, बागपत रटौल से निकल के यहाँ तक आप पहुँचोगे, अब तो 2 ही घंटा लगता है सड़क से, लेकिन जितने बाग अभी बच रहे हैं उस समय की देन है जब चौधरी चरण सिंह जी ने भूमि सुधार का कार्यक्रम शुरू किया था। बहुत लोगों ने बाग लगा लिए और उसका प्रभाव अभी तक दिखाई देता है। तो जलवायु परिवर्तन अहम है। चौधरी चरण सिंह जी के स्मृति में उस पूरे वर्ष में जो गांव में आपके पास जगह है, खेत की मेड़ है आपकी, खेत की मेड़ पे अगर आप उनके स्मृति में या कोई वन वाटिका के तौर पे चौधरी चरण सिंह जी के नाम से संस्थानों में अगर हम वृक्षारोपण करेंगे, पेड़ लगाएंगे, और ये नहीं कि पेड़ लगा के भूल गए, वो एक आपका कमिटमेंट है आपके परिवार के सदस्य के तौर पे, वो भी आपका पालन पोषण पेड़ जो है बरगद के विराट पेड़ की तरह आने वाले समय में करेगा, और पृथ्वी को बचाना है चौधरी चरण सिंह जी के यादगार में। ये मेरा प्रस्ताव, अगर आप सहमत हो तो इसमें भागीदार आप बन के, कर्णधार बन के इस कार्यक्रम को आप चलाना। आज के कार्यक्रम के लिए धन्यवाद, और मॉन्टी मिलियन को भी बधाई। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गांव के, इसी गांव के लोग टच में हैं, यहाँ से लेकर तेलंगाना तक मिलते हैं मुझे, जब मैं वहाँ जाता हूँ वहाँ पार्टी है, वहाँ भी हरजौली झटकई का परिचय देते हुए गांव के लोग मुझे मिलते रहते हैं। इसी तरह से, इसी अंदाज से मुझे मिलते रहना, टोकते रहना, मुझे अपना समझना, मुझे आशीर्वाद देना, मेरी बातों को सबको नहीं, 10 में से 2-3 बात भी मान लेना समय समय पे। मैं भी यही कोशिश करूंगा कि आपकी 10 में से 4 मैं मान लूं, आप मेरी कम मानना, मैं आपकी ज़्यादा मानूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय।